हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2013 में जो साइकोलॉजी का पेपर था, साइकोलॉजी जो क्वेश्चन आए हुए थे, आज उनके सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन यानी 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 2013 वाला पेपर जीके का था। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस किस के मध्य होता है, जैसे शिक्षक के मध्य, शिक्षण से, या कक्षा के वातावरण से, या विद्यार्थी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध को हमको छांटना है, यानी 81 नंबर के क्वेश्चन में शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध को छांटना है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वो हमारे शिक्षक से भी होता है, यानी शिक्षक से होता है, कक्ष के जो वातावरण है उससे भी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है। हमारे जो शिक्षण यानी जो टीचिंग विधि मेथड होता है, टीचिंग होती है, वो शिक्षण से भी होता है और विद्यार्थियों से भी होता है। तो ये हमारी राइट ऑप्शन हो गई चारों, यानी चारों ही सही है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है, यानी शिक्षक से, शिक्षण से, विद्यार्थी से और कक्ष वातावरण से। 18 नंबर यानी 82 नंबर का क्वेश्चन, 82 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे जो दिए गए कोड है उनको मिलान करना है। अब इसमें राइट आंसर कौन सा आता है? अब इनको मिलाना पड़ेगा। अब मिलाते हैं, यानी 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 में जैसे वाटसन, और वाटसन क्या था? वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी। किसकी? सॉरी, वाटसन। वाटसन के द्वारा, सॉरी, जॉन डीवी के द्वारा, यानी किसकी स्थापना की? जॉन डीवी के द्वारा, यानी कर्तव्यवाद की स्थापना की गई थी। किसकी? कर्तव्यवाद की। वाटसन के द्वारा यानी व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। और कोफ्ता के अनुसार यानी गेस्टाल्ट की स्थापना मानी जाती है। और टिचनर और वुडवर्ड के द्वारा संरचनावाद की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, यानी CBAD। तो जॉन डीवी ने कर्तव्यवाद की, टिचनर ने संरचनावाद की, और कोफ्ता यानी जो गेस्टाल्टवादी थी, और वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। एट्टी 83 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है, यानी ज्ञान और अभिव्यक्ति की जो प्राप्ति होती है वो अधिगम होता है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, गिंग्सले व गेरिकी ने, वुडवर्थ ने, या हिलगार्डर ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आता है, यानी ज्ञान और अभिव्यक्ति की जो प्राप्ति जो प्राप्त होता है वही हमारा अधिगम होता है। ये परिभाषा क्रो और क्रो महोदय कहते हैं। तो राइट आंसर कौन गया? क्रो एंड को। 84 नंबर का क्वेश्चन, 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था जो अधिगम का सिद्धांत माना जाता है? थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। IP पावलन के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। और कलार खालिक के द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था। कोलर के द्वारा अंतर्दृष्टि यानी गेस्टाल्टवादी के द्वारा। तो इसमें पहले में D आएगा और सेकंड में A आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 3, 84 नंबर में। एट्टी 85 नंबर का क्वेश्चन, 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों,
अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। यानी जो अधिगम प्रक्रिया, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें सही कड़ी कौन सी है? पहले प्रेरक आता है, लक्ष्य आता है, समायोजन आता है या परिवर्तन? समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, परिवर्तन, परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन, लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, समायोजन। तो अधिगम की प्रक्रिया में हमको इनका सही क्रम छांटना है। 85 नंबर में हमको इनको सही क्रम में छांटना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आता है, देखिए सबसे पहले प्रेरक आता है, उसके बाद जो हमारा लक्ष्य आता है यानी मोटिवेशन, फिर लक्ष्य किस ओर जाएंगे, उसके बाद आता है हमारा समायोजन, फिर बाद में आता है डिफरेंट यानी परिवर्तन। तो इसका सही क्रम है अधिगम का, पहले प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, फिर परिवर्तन, यानी 85 ने 3 नंबर का आंसर है। अब आता है 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? यानी इसमें निर्मितवाद उपागम को छांटना है 86 नंबर में। छात्र, जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करना, ये निर्मितवाद उपागम नहीं है। छात्र, जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है और व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीख लेता है, ये है। छात्र, जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है और विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता, ये गलत है। छात्र, जो शिक्षक का इंतज़ार करता है वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा। तो दोस्तों, हमारे जो निर्मित यानी जो हमारे पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को इस्तेमाल करके और एक नई ज्ञान की रचना करना, उसे निर्मित ज्ञान कहा जाता है या निर्मितवाद कहा जाता है। यानी छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है और व्याख्या करता है और विश्लेषण यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, वो हमारा आता है 2 नंबर का राइट आंसर है। 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कथन रॉन्ग है, जो 87 नंबर का क्वेश्चन है। वर्दी और विकास दोनों परिवाची है। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वर्दी जीवनप्रद नहीं होती और वर्दी के साथ विकास भी होता है। तो इसमें कथन है जैसे वर्दी जैसे ही दोस्तों जीवनप्रद नहीं चलती लेकिन विकास जीवनपर्यंत चलता रहता है। तो 80 यानी जो हमारे 87 नंबर का क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर आएगा हमारा 3 नंबर का। 87 नंबर में जो हमारा सही कथन नहीं है वो क्वेश्चन आता है वर्दी और विकास पर्यायवाची है, ये इसका राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर ये नहीं है, वर्दी एवं विकास पर्यायवाची है, ये गलत है। एट्टी नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो 88 में है। यानी मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह परिपक्वता तक चलता है। मानव विकास, जो मानव का विकास होता है वो परिपक्वता तक चलता है, ये कथन सही है। गलत कथन छांटना हमको। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, जन्म पूर्व अवस्था में विकास नहीं होता है। तो इसका कथन हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, यानी 88 में डी क्वेश्चन आएगा। ये विकास हमारा
जन्मपूर्व अवस्था में भी होता है, ये कथन गलत है। विकास एक परिपक्व तक चलता है, विकास सतत प्रक्रिया है और यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है और यह जन्मपूर्व अवस्था में भी होता है, ये गलत कथन है। हमारा तो क्वेश्चन आता है 89 नंबर का क्वेश्चन। 89 नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधी प्रभावित करती है। हमारी जो व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित करती है। शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार ये भी करता है। मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता ये भी हमारी जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संवेगात्मक आयाम ये भी प्रभावित करती है। डी, अनुभव ये व्यक्तित्व को प्रभावित करती है या नहीं करती है, इसके बारे में यानी अनुभव ये भी हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, यानी 89 नंबर में चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक गठन और सामाजिक ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता ये भी करती है। संवेगात्मक आयाम ये भी करती है और अनुभव ये भी करती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। जो हमारे व्यक्तित्व होते हैं उनकी बुरी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सुपर ईगो की अधिकता, भ्रम, आकांक्षा की कमी और इड। दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी आरपीएससी के द्वारा बोनस दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया है। 90 नंबर के क्वेश्चन में आरपीएससी के द्वारा बोनस दिया गया है, क्योंकि व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन में यानी सुपर ईगो तो एक नैतिकता का ये जिम्मेदार नहीं होता। इड, आकांक्षा की कमी, भ्रम, इसके तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं, इसलिए इसमें एक बोनस दिया गया है। 91 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये सबसे सीधा सिद्धांत यानी जो बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत बताया गया है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, कोलिंगर का या गिलफोर्ड के द्वारा। तो इसका त्रिआयामी सिद्धांत यानी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। 92 नंबर का क्वेश्चन। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यानी सृजनात्मक योग्यता रखता है। कॉन्स्टिट्यूश जिज्ञासा वश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। सृजनात्मकता योग्यता रखने वाला जो उससे जिज्ञासा प्रश्न अधिक यानी जो जिज्ञासा प्रश्न पूछता है वो ये क्या होता है, एक सृजनात्मक बालक पूछता है। तो हमारा यानी 92 नंबर में एक नंबर आएगा। 92 में क्या आता है हमारा? एक नंबर क्वेश्चन यानी जो एक आंसर है, जिज्ञासा प्रश्न पूछता है। 93 नंबर का क्वेश्चन। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको छांटना है। अब बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे बुद्धि वंश, क्रम और पर्यावरण की देन होती है, ये भी सही है। बुद्धि लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लंबवत व जीवन पर्यंत होती है। लंबवत व जीवन पर्यंत बुद्धि नहीं होती भाई साहब। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, ये भी कथन सही है। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये भी कथन सही है। तो यानी 3 कथन सही है। तो 93 में बुद्धि लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 94 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। आवश्यकता नीड यानी एन, ड्राइव यानी प्रेरित चालक, डी, दबाव प्रोत्साहन
यानी प्रोत्साहन है या दबाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है 94 में दबाव, प्रेशर वाला। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रेशर। हमारा आता है 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों कथन ए और कथन आर। कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें मोटिवेशन की आवश्यक है। ये कथन सही है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। जो हमारा अभिप्रेरणा होती है वो हमारा मोटिवेशन, जो हमारा अभिप्राय स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर हमको इंगित यानी जो बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये सिर्फ ए सही है, आर गलत है। सिर्फ ए सही है, ये सिर्फ है ए और आर दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 में हमारा आता है, यानी सिर्फ सॉरी 95 वाला 95 में हमारा राइट आंसर होता है हमारा यानी डी नंबर का, ए और दोनों आर सही है। तो यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, यानी दोनों कथन सही है। तो हमारा 4 नंबर का सही आंसर। 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य भाई प्रेरक है। अब इनमें से कार्य कौन सा है जो भाई प्रेरक का कार्य करता है, यानी भाई मोटिवेशन का कार्य करता है। कविता पाठ, ये भी भाई है। गणित के प्रश्न हल करना, ये आंतरिक होता है। दौड़ में भाग लेना, ये भी भाई है। चित्र बनाना। तो इनमें से आपको 95 नंबर के क्वेश्चन पे यानी 96 नंबर के क्वेश्चन में भाई प्रेरक छांटना है। अब भाई प्रेरक में आता है दौड़ में भाग लेना। कौन सा? दौड़ में भाग लेना, सी आंसर। कविता पाठ, खुद की इच्छा से पढ़ना। गणित के प्रश्न हल करना, यानी स्वयं की इच्छा से करना। चित्र बनाना, स्वयं की इच्छा से बनाना। और दौड़ में भाग लेना। और दौड़ में भाग लेना यानी एक प्रेशर भाई या कोई गुरुजी के द्वारा कहने पर यानी दौड़ में भाग लेना 96 में। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर का। $97 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम की क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने में। यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होता है वो अध्यापक को मदद करने का कार्य करता है, यानी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने में, छात्रों को गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्थाएं रखने में। तो इसका राइट आंसर आता है जो हमारा 97 नंबर के क्वेश्चन में शिक्षण क्रियाओं की योजना बनाने वाला। तो इसका राइट आंसर आता है 97 नंबर में, यानी शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान होता है वो अध्यापक को शिक्षण की अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में उपयोगी होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है। विशेष आवश्यकता, प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़ी, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से सक्षम, यानी इसमें सभी आएंगे उपरोक्त।
प्रतिभावान भी आते हैं। प्रतिभावान यानी जो कुछ विशेष शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े और असामाजिक अक्षम यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में आते हैं। तो हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है डी, यानी 4th नंबर का क्वेश्चन सही है। इसमें उपरोक्त सभी आता है। 99 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अनुदेशक सामग्री की अधिकता होती है? अनुदेश सामग्री जो अंदर हमारा जो फीडबैक होता है, पाठ्य पुस्तक, कार्य की पुस्तक, संसाधन इकाई, स्व अनुदेशक पुस्तिका। तो अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है स्व पाठ्य पुस्तक में, कार्य पुस्तक में, या फिर स्व अनुदेशक पुस्तिका में, या संसाधन अनुदेशन पुस्तिका में, संसाधन इकाई में। यानी संसाधन इकाई में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। क्या होती है? संसाधन इकाई में अनुदेशन सामग्री की अधिकता पाठ्य पुस्तक, स्व अनुदेशक, कार्य पुस्तक व संसाधन यानी संसाधन इकाई में होती है। हमारा आज का और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, ये कहता है कि दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वास्थ्य एवं स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूलन वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण या शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ। जो छात्रों के जो मानसिक रूप से जो स्वयं के स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना है? तो विद्यालय यानी जो प्रशासन है उसको तरीका ये अपनाना है कि बच्चों को घर पर अनुकूलन वातावरण देना ये नहीं हो सकता, बच्चों के मित्रों पर निगरानी ये भी नहीं हो सकता, लेकिन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। ये विद्यालय के द्वारा कर सकते हैं, जिससे बालक स्वस्थ व स्वच्छ बने रहते हैं और छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यानी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शिक्षण विधि उपयुक्त ये नहीं है। तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। इसके माध्यम से बच्चों में मानसिक रूप से स्वस्थ व स्वच्छ रहने की प्रवृत्ति बनी रहती है। यह तरीका विद्यालय का सही है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पेपर अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले पेपर में। नमस्कार।